वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। तो हम रेजोनेंस पढ़ रहे थे, तो ये क्लास 17 है जीओसी की, जिसमें हम रेजोनेंस के एप्लीकेशन एरोमेटिसिटी के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। सो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट टू माय ऑल व्यूवर्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें क्लास के लास्ट में कि आपको क्या ये लेक्चर से जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, या क्या आपको चीज़ें समझ में आई है केमिस्ट्री की, या कैसी लगी है आपको क्लास। ये ओवरऑल आप ज़रूर बताएं, फीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, एरोमेटिसिटी के बारे में अब हम स्टडी करते हैं। तो एरोमेटिसिटी क्या है कि दीज आर द एरोमेटिक कंपाउंड्स की हम है ना कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं सबसे पहले कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, साइक्लिक होते हैं, और है ना कैसे होते हैं, साइक्लिक और प्लेनर होते हैं। दे फॉलो है ना हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, दैट मीन्स है ना हक्कल रूल को फॉलो करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब हक्कल रूल क्या है, 4n+2 पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कितने 4n+2 पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इन सिस्टम्स में। ठीक है, ये हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। अब n=0 रखेंगे तो कितने 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 रखेंगे तो n=6 पाई हो जाएंगे, 2 रखेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 रखेंगे n= 14 पाई, 4 रखेंगे तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 5 रखेंगे n= तो 22 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस प्रकार से जितनी वैल्यू n की रखेंगे उतने वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन 4n+2 पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, द कंपाउंड्स गिव एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन देते हैं, ARSE, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, रेदर देन एडिशन रिएक्शन, इवन दे पजेजेस हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन टू मेंटेन देयर एरोमेटिसिटी। मतलब क्या है कि अगर जैसे ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, अगर ये है ना बेंजीन रिंग में कितने 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है ना। ठीक है, लेकिन फिर भी है ना अगर ये एडिशन रिएक्शन देता है, मान लो बेंजीन पे अगर इस वाले पाई बॉन्ड पे है ना कोई आके जुड़ जाता है, ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और ये इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जुड़ गया, ये एडिशन रिएक्शन दे दिया, क्या अब इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्या ये एरोमेटिक है, नहीं है। लेकिन वही बेंजीन अगर ARSE देती है, कौन सी ARSE देती है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब यहाँ पे जैसे ये बेंजीन है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स का इधर शिफ्ट होएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ये इस पे अटैक करेगा। ठीक है, जिससे क्या बनेगा, ये साइक्लिक एरिनियम आयन बनेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैच हो गया और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे, इस पे पॉजिटिव चार्ज, फिर इसका डीलोकलाइजेशन होएगा तो ये साइक्लिक एरिनियम आयन बन जाएगा, है ना। इस प्रकार से ये साइक्लिक एरिनियम आयन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये साइक्लिक एरिनियम, इस पे कौन सा पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस वाले कार्बन पे। फिर क्या करेगा कि यहाँ पे जो H+ है ना, इस पे है ना जो H+ होगा वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को है ना छोड़ के और H+ की फॉर्म में निकल जाएगा। तो इससे क्या बन जाएगा, ये हमारा ओवरऑल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ठीक है, मतलब ये ओवरऑल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये ओवरऑल प्रोडक्ट बन रहा है। अब ये प्रोडक्ट बन रहा है मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा, एरोमेटिक तो ये कंपाउंड है ही, इसका नाम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा और जो निकल रहा है वो कौन सी H+ फॉर्म में ही निकल रहा है ना, तो मतलब एज इलेक्ट्रोफाइल ही वो निकल रहा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफिल एक इलेक्ट्रोफाइल आया, इसको सब्स्टिट्यूट किया, तो कैसा ये हो गया, ARSE। इसका नाम समझ में आ गया क्यों है इसका नाम ARSE। अब यहाँ पे देखो ये जो प्रोडक्ट बना है, क्या इसमें बेंजीन रिंग एरोमेटिक है, बिल्कुल है। तो ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट रहेगा या फिर ये ऐसा कोई एडिशन दे देगा, यहाँ पे तो एरोमेटिसिटी चली गई और एरोमेटिसिटी हाईली स्टेबलाइजेशन फैक्टर है, इसीलिए क्या होते हैं कि ये ARSE रिएक्शन देते हैं रेदर देन द एडिशन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया क्यों देते हैं।
The compounds give aromatic ARSC reaction, aromatic electrophilic substitution reaction rather than the addition reaction. Even they possess high degree of unsaturation to maintain their aromaticity. ठीक है, the compounds कैसे होते हैं, highly stable रहते हैं. The compounds possess diamagnetic ring current. Each atom in the ring is sp2 hybridized, sometimes sp hybridized. मतलब ये है ना diamagnetic ring current है ना possess करते हैं. और इसी के साथ क्या होता है कि जो रिंग में जो कार्बन एटम्स होते हैं सारे मोस्टली sp2 होते हैं, कभी कभी है ना ये sp भी होते हैं. तो ये है ना कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हो गई, जो कि है ना एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, साइक्लिक होते हैं, प्लेनर होते हैं, हक्कल रूल को फॉलो करते हैं और है ना ARSC रिएक्शन देते हैं रेदर देन एडिशन रिएक्शन, और हाईली स्टेबल रहते हैं. डायामैग्नेटिक इनका रिंग करंट होता है. ये चीज डायामैग्नेटिक रिंग करंट आपको अभी इसका है ना जो वो आगे नेक्स्ट थोड़ी देर बाद में ये समझ में आ जाएगा कि क्यों डायमैग्नेटिक रिंग करंट बोल. और जो कार्बन एटम्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहते हैं. अब हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी का कारण क्या है, इट्स एसोसिएट विद द हाई रेजोनेंस एनर्जी. ठीक है, हाई रेजोनेंस एनर्जी के साथ ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एसोसिएट रहते हैं रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग. ठीक है, इनकी ज्यादा रहती है. इसी कारण क्या होता है कि पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज होने पे क्या होता है, पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज होने पे क्या होता है कि एरोमेटिसिटी इंक्रीज होती है, जिससे कि क्या होती है स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है. अब जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एरोमेटिक इन ए नेचर. ठीक है, यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी 36 है, एक रिंग है, यहाँ पे 61 है इस नेफ्थलीन की, और यहाँ पे एंथ्रासिन की कितनी है 84 है. ठीक है, तो यहाँ पे पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी 36 है, यहाँ पे 61 में 2 का भाग देंगे तो 30.5 आ जाएगी पर रिंग है ना, और इसमें है ना 84 में है ना 3 का भाग देंगे तो पर रिंग कितनी आ जाएगी 28 आ जाएगी, क्योंकि 3 रिंग है तो 84 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा. मतलब पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी है ना क्या हो रही है, लेफ्ट टू राइट जाने पे ना डिक्रीज हो रही है. तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा, जिसमें पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा रहेगी तो ए क्या होगा कि सबसे ज्यादा स्टेबल और मोस्ट एरोमेटिक है ना. ठीक है, बेंजीन इज मोस्ट एरोमेटिक देन द नेफ्थलीन एंड द एंथ्रासिन. पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज होने पे एरोमेटिसिटी इंक्रीज होगी और फिर स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी. ठीक है, अब है प्रेजेंस ऑफ ए डायमैग्नेटिक रिंग करंट को एक्सप्लेन कर देते हैं. इट कैन फ्रोस्ट जो सर्किल होते हैं ना इसके द्वारा ये एक्सप्लेन करी जाती है. ठीक है, जैसे कि ना जो इस लेवल पे रहते हैं वो तो नॉन बॉन्डिंग हो गए, नीचे वाले बॉन्डिंग, और ये एक सर्कल. मतलब है ना इसको इस प्रकार से जैसे जो भी हमारे पास है ना कंपाउंड है ना, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसको है ना इसकी जो चोंच वाला ये पार्ट है ना तिकोना पार्ट है ना ये नीचे रहना चाहिए. इस प्रकार से ये डायग्राम बनाते हैं. जैसे कि ना 3 मेंबर्ड का इस प्रकार ये बन गया, 3 मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड का ये इस प्रकार बन गया, 5 मेंबर्ड में रिंग देखो ये तिकोना वाला पार्ट रहता है ना एक, ये नीचे की साइड रहता है, जिसमें है ना देखो नंबर इवन नंबर रहेंगे उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं. ठीक है, और जिसमें ऑड नंबर रहेंगे ना, जैसे 5 मेंबर्ड में तिकोना वाला पार्ट नीचे बन गया, 6 मेंबर्ड में एक जो तिकोना वाला पार्ट है ना नीचे बनता है. एरोमेटिक कंपाउंड डजंट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अब जैसे है ना इनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं ना, तो ये ना ये जो बीच वाला जो लेवल रहता है ना यहाँ पे जो ये वाला, इस लेवल पे अगर कोई ऑर्बिटल है तो वो कैसा रहेगा, नॉन बॉन्डिंग होएगा. ऊपर इसके जो बेरी सेंटर, इसे बेरी सेंटर बोलते हैं, इससे ऊपर रहेगा वो एंटी बॉन्डिंग, और जो नीचे रहेगा स्टेबलाइज रहेगा वो बॉन्डिंग रहेगा. जैसे ये इसका फ्रोस्ट सर्किल हो गया 3 मेंबर्ड का, तो इसमें कितने हैं, दो पाई इलेक्ट्रॉन है. इसमें कितने हैं माइनस नेगेटिव के 2 इलेक्ट्रॉन और 2 पाई के ना, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, और इसमें कितने हैं ये इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, अब इसका फ्रोस्ट सर्किल बनाते हैं ना 3 मेंबर्ड वाले का, साइक्लोप्रोपेन का, तो इस प्रकार से बनेगा कि ये जो नीचे वाला रहेगा ये तो बॉन्डिंग रहेगा, और ये दो ऊपर वाले 2 ऑर्बिटल्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, एंटी बॉन्डिंग रहेंगे. तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले तो बॉन्डिंग में चले जाएंगे. ये कैसा है, एरोमेटिक है. ठीक है, एरोमेटिक है. ठीक है, और है ना जो अगर इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें चले जाएंगे, और फिर है ना एक इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग में जाएगा. इसी प्रकार अगर ये साइक्लोब्यूटाडाइन का अगर फ्रोस्ट सर्किल डायग्राम बनाते हैं तो 2 तो इस बॉन्डिंग में चले जाएंगे, और जो एक इलेक्ट्रॉन है ना वो किस में चले जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग में चले जाएंगे. अगर 5 मेंबर्ड का अगर हम फ्रोस्ट डायग्राम बनाते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कितने हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये है ना ये बॉन्डिंग है, और ये वाले जो 2 ऑर्बिटल है ना ये भी बॉन्डिंग ही है. ये इस लाइन से है ना जो नॉन बॉन्डिंग लेवल इससे स्लाइटली नीचे है ये बॉन्डिंग में ही, और ये 2 कैसे हैं, एंटी बॉन्डिंग है.
तो इसमें जो ये दो इलेक्ट्रॉन तो इस नीचे वाले बॉन्डिंग में आ गए और एक एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्डिंग लेवल में आ गए, इनमें आ गए। और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, तो दो तो इस नीचे वाले बॉन्डिंग लेवल में आ गए, दो इसमें बॉन्डिंग में आ गए और दो इस वाले बॉन्डिंग लेवल में आ गए। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और अगर बेंजीन का फ्रॉस्ट सर्किल देखते हैं तो ये इसका है ना नॉन बॉन्डिंग लेवल हो गया, और यहाँ पे नीचे है ना ये एक बॉन्डिंग लेवल हो गया, ये बॉन्डिंग लेवल हो गया, बॉन्डिंग लेवल हो गया। पहले दो इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे नीचे वाले में, फिर रिमेनिंग 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे। तो एक चीज यहाँ पे देख रहे हो कि जो एरोमेटिक्स है ना, देखो क्या यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है ना, ए का मतलब एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे देखो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी कैसा है 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी एरोमेटिक है, तो यहाँ पे भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ है ना एंटी एरोमेटिक है, तो यहाँ पे भी देखो ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ एरोमेटिक है, क्या यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये क्या है ना, एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ एरोमेटिक है, क्या यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है तो डायमैग्नेटिक हो गया। ठीक है, ये चीज समझ में आई होगी। So aromatic compound doesn't have unpaired electrons, so these are diamagnetic in nature and possesses diamagnetic ring current. Anti-aromatic possesses two unpaired electrons, so these are paramagnetic in nature and possesses paramagnetic ring current. Hope so ये चीज समझ में आ गई होगी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की, कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक रिंग करंट कैसे निकाली जाती है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स बिहेव एज अ बायरेडिकल बिकॉज दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दीज टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में लाइज इन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना किसी भी लेवल में हो सकते हैं। देखो यहाँ पे है ना, इसमें है ना साइक्लोप्रोपाइन जो एनाइन है इसमें तो देखो एंटी बॉन्डिंग में, साइक्लोब्यूटाडाइन में है ना नॉन बॉन्डिंग में है, और इसमें देखते हैं साइक्लोपेंटाडाइन कैटाइन में है ना, इसमें है ना बॉन्डिंग में है। तो ये बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग किसी में भी हो सकते हैं ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये था जो प्रेजेंस ऑफ ए डायमैग्नेटिक रिंग करंट इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब होते हैं एआरएससी रिएक्शन। एआरएससी रिएक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स, बट as well as the aromaticity increases their reactivity towards aromatic electrophilic substitution decreases। ठीक है, मतलब जैसे जैसे है ना एरोमेटिसिटी इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे क्या है कि एआरएससी के प्रति है ना रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। मतलब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एआरएससी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी इंक्रीजेस का मतलब है पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज होगी, मतलब है ना पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज होने पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने का सीधा सा मतलब है जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है, अब जैसे ये बेंजीन का ही एग्जांपल ले रखा है, जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना वो डिक्रीज हो रही है। अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ न्यूक्लियस ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, हाँ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये जैसे ये है, ये बॉन्डिंग लेवल्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के जो पोटेंशियल एनर्जी तो है ये जो एनर्जी के लेवल्स होते हैं हम ये ऑर्बिटल्स को अरेंज करते हैं, ये एनर्जी के लेवल्स में ही तो अरेंज करते हैं। ये नॉन बॉन्डिंग हो जाएगा और ये एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। अब बेंजीन में सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना किस में पाए जाते हैं, बॉन्डिंग में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी है ना पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी कि कम होगी। ठीक है, और इन पे क्या होगा कि इन इलेक्ट्रॉन्स पे फिर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा रहेंगे, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, इन इलेक्ट्रॉन्स की डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस के जो अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अच्छी इंट्रैक्शन है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इस लेवल वाले वो अवेलेबल कम रहेंगे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए। तो इनकी क्या होगी कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए अगर कम अवेलेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की तो वहां पे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। ठीक है, सो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स क्या होगी कि एआरएससी डिक्रीजेस, मतलब एरोमेटिसिटी इंक्रीज होने पे रिएक्टिविटी क्या होती है कि डिक्रीज होती है। ठीक है, एआरएससी की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एआरएससी। ऑर्डर ऑफ ए पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी एंटी एरोमेटिक की, फिर नॉन एरोमेटिक की, और सबसे लीस्ट है ना किसकी होगी, एरोमेटिक की होगी। ऑर्डर ऑफ ए रेजोनेंस एनर्जी की बात करते हैं सबसे ज्यादा एरोमेटिक की, फिर नॉन एरोमेटिक की और फिर एंटी एरोमेटिक की। स्टेबिलिटी की बात करते हैं सबसे ज्यादा एरोमेटिक की, फिर नॉन एरोमेटिक की होगी और फिर एंटी एरोमेटिक की होगी। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी, स्टेबिलिटी वगैरह के ऑर्डर आ गए।
नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए कंपाउंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। तो कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए क्या होगा कि सबसे पहले तो कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड, और साथ ही में क्या होता है कि 4n+2π डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब घूमते हुए इलेक्ट्रॉन चाहिए। कैसे होता है, एरोमेटिक इन नेचर होता है। अब n क्या हो सकता है यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, ठीक है, ये इतने डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब वही एंटी एरोमेटिक में क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। यहाँ पे भी है ना इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन हो रहा है, लेकिन कल 4n+π2 इलेक्ट्रॉन्स का नहीं हो रहा है, यहाँ पे 4n π इलेक्ट्रॉन्स का है ना डिलोकेलाइजेशन हो रहा है। साइक्लिक है कंपाउंड, ठीक है, प्लेनर है, साइक्लिक कंपाउंड है ना, 4n π डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कैसे होते हैं, एंटी एरोमेटिक होते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, n 1 2 3 होगा, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 होने पे तो फिर वो ओवरऑल 0 ही हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब नॉन एरोमेटिक की कंडीशन क्या है, असाइक्लिक कंपाउंड आर नॉन एरोमेटिक। असाइक्लिक कंपाउंड कैसे होते हैं, नॉन एरोमेटिक रहेंगे, मतलब या फिर जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन अगर और पूरी रिंग पे नहीं होगा ना वो भी कैसे रहेंगे, नॉन एरोमेटिक रहेंगे। अब हम देखेंगे कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से होंगे। तो कंपाउंड इन विच है ना साइक्लिक होते हैं नेचर में, बट है ना पजेस ऑड नंबर ऑफ ए डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, कैसे होंगे, वो नॉन एरोमेटिक होंगे। ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया उस पर कोई भी एक है ना सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इसका है ना इस प्रकार से डिलोकेलाइजेशन रहेगा। यहाँ पे ये सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये पूरी रिंग पे इस प्रकार से डिलोकेलाइज्ड होता रहेगा। तो अगर ऑड नंबर ऑफ यहाँ पे कितने 2 3 है ना इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज्ड हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कितने 5 इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज्ड हो रहे हैं, यहाँ पे कितने हो रहे हैं 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज्ड हो रहे हैं। तो कैसे हो रहे हैं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, साइक्लिक है ना कंपाउंड, कैसा है, साइक्लिक है, रिंग है, लेकिन क्या जो डिलोकेलाइजेशन हो रहा है वो ओड इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, इसीलिए ये कैसे होंगे, ये नॉन एरोमेटिक होंगे, ठीक है। ए कंपाउंड दैट इज साइक्लिक इन नेचर एंड possesses 4n+2π इलेक्ट्रॉन बट डिलोकेलाइजेशन अवर कंप्लीट रिंग इज एब्सेंट, देन आल्सो कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। क्या है कि जैसे मतलब है ना 4n+2π इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज हो रहे हैं, लेकिन वो पूरी रिंग पे उसका डिलोकेलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। कंपाउंड साइक्लिक भी है, 4n+2π इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन भी हो रहा है, लेकिन वो पूरी रिंग पे नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में भी कंपाउंड कैसा रहेगा, नॉन एरोमेटिक रहेगा। डिलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना प्रिवेंट, दो इलेक्ट्रॉन्स का ना दो डिलोकेलाइजेशन होता है ना, वो रिंग पे ना प्रिवेंट होता है, मतलब किस कारण से है ना नहीं हो पाता। तो प्रेजेंस ऑफ sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम इन बिटवीन द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जैसे कि ये पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है यहाँ से यहाँ तक का, और इनके बीच में है ना ये sp3 हाइब्रिड कार्बन आ गया, ये वाला sp3 हाइब्रिड कार्बन आ गया। तो इस कारण क्या हो रहा है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन है ना पूरी रिंग पे नहीं हो पा रहा, ठीक है। एक तो कंडीशन ये हो गई कि अगर है ना जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उसके बीच में कोई है ना sp3 हाइब्रिड कार्बन आ जाता है, जिससे क्या होता है कि डिलोकेलाइजेशन पूरी रिंग पे नहीं हो पाता। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो डिलोकेलाइजेशन को प्रिवेंट करती है ना, किसके कारण डिलोकेलाइजेशन नहीं हो पाता, इसका मतलब अगर सिस्टम है ना प्लेनर से कैसा बन जाए, नॉन प्लेनर हो जाए, सिस्टम कैसा हो जाए, नॉन प्लेनर हो जाए। अब जैसे साइक्लोऑक्टेट्राइन है ना, तो ये क्या कैसे करती है, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये ना टब शेप होती है ना, इस फॉर्म में है ना ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या प्लेनर है, मॉलिक्यूल टब शेप होता है ना, जैसे कि अपना जो टब होता है गमला टाइप का ना, उस शेप में ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या प्लेनर है, ये तो नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक इन नेचर हो जाएगा। दूसरा इसका सिस्टम नॉन प्लेनर का दूसरा एग्जाम्पल है ये जो 10 एनुलिन 10 है ना, जिसमें है ना देखो इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। इनमें क्या होता है कि जो इस वाले ये जो कार्बन्स रहते हैं, इस पे जो हाइड्रोजन्स रहते हैं ना, इनके बीच में क्या होता है कि रिपल्शन होता है। तो इस रिपल्शन के कारण क्या होता है, बिकॉज ऑफ रिपल्शन इन बिटवीन द टू इंटरनल हाइड्रोजन एटम्स, सिस्टम कैसा हो जाता है, नॉन प्लेनर हो जाता है। ये सिस्टम कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा। इसके कारण कैसा है, ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे 12 एनालिन है, अब 12 अगर है ना कितने 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये कंपाउंड अगर प्लेनर होता तो कैसा होता, एंटी एरोमेटिक होता, लेकिन यहाँ पे जो इंटरनल हाइड्रोजन है इनके बीच में रिपल्शन हुआ इन बिटवीन 4 इंटरनल हाइड्रोजन एटम, और सिस्टम कैसा हो गया, इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए प्लेनर ही नहीं रहा सिस्टम, है ना।
तो ये कैसा सिस्टम हो गया, नॉन प्लेनर हो गया। और नॉन प्लेनर होते ही ये एंटी एरोमेटिक ना होके कैसा हो गया, ये नॉन एरोमेटिक हो गया। तो एग्जांपल्स कौन कौन से हो गए, एक तो सीओटी हो गया, एक 10 एनुलिन हो गया और एक 12 एनुलिन हो गया। नेक्स्ट है अगर पेंटालीन है ना, दो 5 मेंबर्ड रिंग इस प्रकार से अटैच्ड हो तो ये भी कैसी होती है, नॉन प्लेनर होती है। इस कंपाउंड का नाम क्या है, पेंटालीन है। तो ये भी कैसे होते हैं, ये भी कैसी होती है, नॉन प्लेनर होती है। तो नॉन प्लेनर होने के कारण कैसी होती है, ये भी नॉन एरोमेटिक होती है। हेप्टालीन होता है ना, हेप्टालीन मतलब दो है ना 7 मेंबर्ड रिंग आपस में जुड़ी हुई रहती है। तो ये भी कैसे होती है, नॉन प्लेनर रहती है। और ये कंपाउंड भी कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। अब जैसे नॉन प्लेनर को अगर शो कर रहे हैं ना, तो अगर देखिए एक में तो है ना ये जो ब्रिजिंग है ऊपर की साइड है, एक में ये ब्रिजिंग नीचे की साइड है, ठीक है। तो ये ब्रिजिंग ऊपर की साइड है, नीचे की साइड है, तो ये कैसा हो रखा है, कंपाउंड नॉन प्लेनर हो रखा है ना। तो ये कंपाउंड भी कैसा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 14 एन पाई इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन ये है ना इस ब्रिजिंग के कारण कैसा हो गया, नॉन प्लेनर हो गया। तो ये कंपाउंड भी कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक की जगह कैसा हो गया, ये नॉन एरोमेटिक हो गया। अब ये जो इस टाइप का जो सिस्टम रहता है ना, उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की कैलकुलेशन कैसे करी जाती है। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन ऑफ ए पाई इलेक्ट्रॉन, इस टाइप के सिस्टम में ये है ना इलेक्ट्रॉन्स है ना डिलोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, ठीक है। जबकि ये बीच वाला है ना, ये वाला ना डिलोकलाइजेशन में पार्ट नहीं करा, इज नॉट टेक पार्ट इन द डिलोकलाइजेशन एट पेरीफ्री। पेरीफ्री पे क्या हो रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का, पेरीफ्री मतलब ये जैसे कंपाउंड हो गया तो इसकी परिधि हो गई ना ये, है ना। तो यहाँ पे है ना पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, लेकिन इस बीच वाले में जो पाई बॉन्ड है इसका है ना डिलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है। डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन टेट्रासाइक्लिक रिंग विच इज पार्ट ऑफ ऑल 4 रिंग इज नॉट टेक पार्ट इन द डिलोकलाइजेशन, सो दिस पाई बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन हकल पाई बॉन्ड कहलाता है। ये कैसा कहलाएगा, ये जो पाई बॉन्ड होगा, क्योंकि डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम हकल पाई बॉन्ड बोल देते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, ये नॉन हकल पाई बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। अब है ना जैसे चार है ना टेट्रासाइक्लिक रिंग है ना, 4 टेट्रासाइक्लिक रिंग है, 4 रिंग का कंपाउंड है ये। और इसमें ना एक ऐसा पाई बॉन्ड जो कि ना चारों रिंग में कॉमन होता है, ये इस रिंग में भी कॉमन है, इस रिंग में भी कॉमन है, इसका भी ये पार्ट है, इस वाले कार्बन से लगा हुआ है ना, और इस वाली रिंग का भी पार्ट है। तो ओवरऑल क्या होता है कि ये डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता ये वाला पाई बॉन्ड, और ये नॉन हकल पाई बॉन्ड कहलाता है। तो अगर देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें, मतलब 12 पाई इलेक्ट्रॉन है ना इसमें डिलोकलाइजेशन कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा कंपाउंड। नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ ए पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स की हम कैलकुलेशन करेंगे। अगर डबल बॉन्ड है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा डिलोकलाइजेशन में, ट्रिपल बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि ना जो इसके ट्रिपल बॉन्ड जब बनता है पी ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग से, तो तीनों पी ऑर्बिटल्स कैसे रहते हैं, दो, जैसे ये कार्बन है, 2 कार्बन है, इसके बीच में ना ये वाला बन गया इंटरन्यूक्लियर जो है ना, हाइब्रिडाइजेशन कैसा रहेगा कार्बन का, अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, ठीक है। तो इस कार्बन का sp ऑर्बिटल हो गया और इस कार्बन का ये sp ऑर्बिटल हो गया, इनकी ओवरलैपिंग से तो क्या हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये तो क्या हुआ, ये कैसी sp ओवरलैपिंग हो गई। और एक ये एक इस पे इस वाली से क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना लेगा, है ना। ये भी sp ऑर्बिटल है, ठीक है। हर कार्बन पे कितने 2 sp ऑर्बिटल रहते हैं, तो ये इसमें हाइड्रोजन से बॉन्डिंग बना ली, ठीक है। अब इस कार्बन पे भी क्या है कि एक p ऑर्बिटल ही काम में आया। इस कार्बन पे भी जैसे अगर हम इसे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को कौन सी z एक्सिस मान लेते हैं, तो z एक्सिस मान लेते हैं ना, तो px जो x एक्सिस पे इस कार्बन में ना 2 p ऑर्बिटल और बचे हुए हैं ना, 2 p ऑर्बिटल और है। तो एक p ऑर्बिटल की लोब तो x एक्सिस में रहेगी और दूसरे की है ना y एक्सिस में रहेगी, और ये दोनों लोब्स कैसी रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। इधर भी इस कार्बन पे भी है ना 2 p ऑर्बिटल रहेंगे, एक तो px ऑर्बिटल रहेगा जिसकी लोब है ना x एक्सिस के अलोंग रहेगी, और एक py ऑर्बिटल रहेगा। इसके px ऑर्बिटल और इसके px ऑर्बिटल है ना कोलेटरल ओवरलैपिंग करेगा, तो उससे क्या बनेगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा। और अभी py और एक py ऑर्बिटल इसका है ना ओवरलैपिंग करेगा, तो उससे कौन सा बनेगा, एक पाई बॉन्ड फिर बन जाएगा। तो ये दोनों पाई बॉन्ड देख रहे हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें पता है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती है, ठीक है। तो दोनों पाई बॉन्ड क्या होते हैं कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए रहते हैं। होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बाकी ये 3D में और अच्छे से एक्सप्लेन करी जा सकती है।
तो यहाँ पे क्या है कि जो डिलोकलाइजेशन में है ना ओनली 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, चारों इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, क्योंकि चारों दो इलेक्ट्रॉन्स का जो प्लेन है वो अलग है और 2 इलेक्ट्रॉन्स का प्लेन अलग है। तो मैक्सिमम दो एक ही प्लेन में जो जितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं ना वही है ना डिलोकलाइजेशन कर सकते हैं एट ए टाइम। तो जो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा ना तो उसके भी जो पाई बॉन्ड कैलकुलेट होंगे ना, कैलकुलेट जो डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे वो 2 ही रहेंगे। पॉजिटिव चार्ज के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। नेगेटिव चार्ज के पास अगर लोकलाइज्ड है मतलब फिक्स है तो उसका है ना 0 काउंट होएगा, ठीक है। हम है ना 4n पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं ना, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं, उसमें है ना कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा वो चीज़ देख रहे हैं। और अगर नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का रहेगा। सिमिलरली लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड है तो वो उसका 0 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन रहेगा, और डिलोकलाइज्ड है तो उसका 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन रहेगा। अब जैसे ये लोन पेयर है, देखो ये पेरीफ्री पे इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होएगा, ठीक है। तो ये जो पेरीफ्री पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, क्या इस लोन पेयर का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये लोन पेयर कैसा हो जाएगा, नॉन हकल लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है ना। टेट्रासाइक्लिक सिस्टम में क्या होता है, ये वाला जो देखो ये इस प्रकार से पेरीफ्री पे है ना पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होएगा, ठीक है। तो क्या इस जो ये बीच में ये पाई बॉन्ड है, क्या इसका कोई डिलोकलाइजेशन हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन हकल पाई बॉन्ड हो जाएगा। अगर जैसे है ना ये अगर टेट्रासाइक्लिक सिस्टम है और इसमें जो बीच वाला जो कार्बन एटम जो चारों रिंग्स में कॉमन है, अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो तो इनमें से जो है ना डिलोकलाइजेशन हो रहा है उनमें से ना एक पाई बॉन्ड होएगा ना, वो है ना कॉन्जुगेशन में नहीं होएगा, ठीक है। अगर दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो ना, यहाँ पे जो बीच वाले मिडल वाले कार्बन है जो कॉमन है, तो अगर दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो ना तो वहाँ पे है ना एक वो पाई बॉन्ड होता है ना वो डिलोकलाइजेशन में नहीं होएगा। तो देखो टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 7 इसमें है ना पाई बॉन्ड है। तो टोटल वैसे के एक 7 में से ना अगर 6 ही पाई बॉन्ड होंगे ना वो है ना कॉन्जुगेशन में रहेंगे, तो 6 पाई बॉन्ड के कितने हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल कैसा हो जाएगा, ये सिस्टम है ना एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे है ना ये कैसा है, ये sp3 है, ये sp3 है, मतलब इसके जो सारे पाई बॉन्ड्स होंगे ना वो कैलकुलेट होंगे, क्योंकि जो कॉमन वाला है ना चारों रिंग्स में कॉमन जो कार्बन है वो कैसे है, sp3 हाइब्रिड है, तो ऑल पाई बॉन्ड्स आर इन कॉन्जुगेशन होंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ना 6 पाई बॉन्ड है ना, 6 डिलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड है, मतलब 12 पाई डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें देखते हैं कि ना इसमें कितने डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है इस एग्जाम्पल में। तो इस पे एक लोन पेयर भी है, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर और ये इधर, ठीक है। तो ये वाला तो कैसा है, नॉन हकल है, नॉन हकल लोन पेयर है, ठीक है, नॉन हकल लोन पेयर, मतलब ये लोकलाइज्ड है तो इसका कंट्रीब्यूशन तो क्या होगा, 0 इलेक्ट्रॉन का होगा। बाकी अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 पाई बॉन्ड है ना डिलोकलाइज हो रहा है, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं। तो ये 12 पाई इलेक्ट्रॉन अगर डिलोकलाइज हो रहे हैं तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि 4 × 3 = 12, ठीक है। अगर ये वाला सिस्टम देखते हैं, देखो ये sp2 है ये sp2 है, तो मतलब इसमें से है ना एक दोनों कार्बन है ना जो कॉमन वाले हैं ना वो कैसे है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब यहाँ पे जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना पाई बॉन्ड्स है ना उनमें से एक है ना कॉन्जुगेशन में नहीं होएगा। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 8 में से है ना 7 ही पाई बॉन्ड रहेंगे ना वो डिलोकलाइजेशन पाई बॉन्ड है ना कॉन्जुगेशन में रहेंगे, मतलब 7 का मतलब होगा 14 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ना डिलोकलाइज्ड है। तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, 4 4 × 3 + 2, तो ये कौन सी स्ट्रक्चर बन गई, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डिलोकलाइजेशन में है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इसके, ठीक है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो कितने पाई वो कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है ना। तो 10 पाई अगर इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड है तो कैसा हो गया, कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। तो इस प्रकार से हम है ना इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कंपाउंड है ना एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा। अब यहाँ पे है ना सबसे पहले हम देखेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना,
टाइप ऑफ ए सिस्टम, अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो ये अगर है ना डिलोकलाइज्ड होगा तो कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होएगा। और अगर डिलोकलाइज्ड नहीं होंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो कैसा होएगा, नॉन एरोमेटिक होएगा। 2 पाई इलेक्ट्रॉन में एंटी एरोमेटिक की कंडीशन कभी नहीं आएगी, क्योंकि एंटी एरोमेटिक होने के लिए है ना 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और ये तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में फिट ही नहीं बैठ सकते 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए एरोमेटिक नॉन एंटी एरोमेटिक तो कभी भी नहीं होगा। डिलोकलाइज्ड है तो एरोमेटिक होएगा, और नॉन डिलोकलाइज्ड है तो नॉन एरोमेटिक होएगा। अब जैसे इसमें ये डिलोकलाइज्ड है तो ये कैसा एरोमेटिक है, इसमें भी है ना डिलोकलाइज्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद में जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड आया तो फिर इधर मूव करेगा, तो फिर ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। तो मतलब ये ओवरऑल है ना रिंग पे पूरी पे है ना डिलोकलाइज्ड रहेंगे ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा कंपाउंड, ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ। इसी प्रकार है ना अगर ये साइक्लोप्रोपेनॉन है तो इसमें क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है, तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो फिर ये ना जो पाई इलेक्ट्रॉन है 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये पूरी रिंग पे डिलोकलाइज्ड होंगे, तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। इन सब में क्या है ना, अगर ये सब एग्जांपल्स देख रहे हो, क्या है पूरी रिंग पे है ना इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ पे है ना ये बीच में देखो एक sp3 कार्बन आ गया। तो ये सब क्या है कि ये कैसे कंपाउंड हो गए सारे, अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का अगर कंप्लीट रिंग पे डिलोकलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो वो कैसा हो गया, वो हो जाएंगे नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे। तो ये तीनों एग्जांपल्स किसके हो गए, ये भी नॉन एरोमेटिक, ये भी नॉन एरोमेटिक और ये भी नॉन एरोमेटिक के हो गए। स्क्वेरिक एसिड होता है ना, इस एसिडिक एस कंसनट्रेट H2SO फिर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, है ना। देखो इसे क्या बोलते हैं, हम स्क्वेरिक एसिड बोलते हैं। 2 डबल बॉन्ड ओ लगे रहते हैं और ये 2 OH ग्रुप लगे रहते हैं, ठीक है। इससे क्या बोलते हैं कि इसकी जो एसिडिक नेचर होती है ना, इसे बोलते हैं स्क्वेरिक एसिड बोलते हैं। इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ना कंसनट्रेट H2SO4 के बराबर होती है, मतलब हाईली एसिडिक रहता है। अगर देखो इससे 2 H+ निकल जाएंगे, है ना, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस बन गया डायनाइन ऑफ ए स्क्वेरिक एसिड। ये कैसा है, एरोमेटिक इन नेचर है। अब इसके एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स देखो कैसे बनेगी, जैसे ये नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट इधर हुआ, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव हुए और फिर ये इधर मूव हो गया, तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। दूसरे में इधर ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इधर मूव हुए, फिर ये इधर मूव हुआ और फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव हुए, तो ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स का ये वाला मूवमेंट हुआ, फिर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई, और फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स का ये मूवमेंट हुआ तो ये रेजोनेटिंग ओरिजिनल स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए ना हर ऑक्सीजन पे कितना है, रेजोनेंस हाइब्रिड है ना, ये स्क्वेरिक एसिड का ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, तो हर ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, -½ चार्ज है। है ना, क्या है ना हर ऑक्सीजन पे देखा जाए टोटल कितना हमारे पास दो है ना नेगेटिव चार्ज है, और ये है ना 4 ऑक्सीजन पे अगर है ना डिलोकलाइज हो रहा है तो पर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, 0.5 नेगेटिव चार्ज है ना, 0.5 का मतलब -½ हो गया, ठीक है। हर ऑक्सीजन पे कितना चार्ज हो जाएगा, -½ हो जाएगा, और यहाँ पे ना हर ऑक्सीजन कार्बन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर रहेंगे। तो ये जो स्क्वायरिक एसिड होता है ना, इसकी जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर के कारण क्या होता है कि ये रिंग में ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि डिलोकलाइज होते रहते हैं। इस कारण ये कैसा होता है, ये H2SO4 के सेम है ना, ये एसिडिक रहता है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एक बार स्क्वायरिक एसिड की ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड, ये स्क्वायरिक एसिड है, ये H2SO4 के जस्ट लाइक है ना एसिडिक रहता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, है ना। तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसका मतलब ये कभी भी एरोमेटिक तो नहीं हो सकता, कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता। अगर ये डिलोकलाइजेशन में है तो एंटी एरोमेटिक होएगा, और अगर नॉन डिलोकलाइजेशन में है तो है ये नॉन एरोमेटिक होएगा। अब एंटी एरोमेटिक के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगर यहाँ पे ना साइक्लोप्रोपेन एनाइन हो गया, साइक्लोप्रोपीन एनाइन हो गया ना, तो ये देखो 4n मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड रहेंगे, तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। साइक्लोब्यूटाडाइन में 4 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड है, तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया। साइक्लोपेंटाडाइन कैटाइन में भी है ना 4 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड है, तो इसीलिए कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अगर यहाँ पे है ना इस पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, कार्बोनाइल ग्रुप है ये, तो इसके क्या होगी, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और फिर रिंग में कितने
4 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड होंगे, जिससे ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अगर इस पे ना +2 चार्ज है तो ओवरऑल देखेंगे ये है ना 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ये क्या होंगे कि डिलोकलाइज्ड होंगे, तो पूरी रिंग पे डिलोकलाइज्ड होंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अगर ये बोरोन का कोई कंपाउंड है, 5 मेंबर्ड रिंग है, तो बोरोन में क्या है कि वेकेंट पी ऑर्बिटल है ना, तो इसमें क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बोरोन की तरफ है ना वेकेंट पी ऑर्बिटल में जा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा ना उसका ना कंप्लीट रिंग पे डिलोकलाइजेशन होएगा, इस कारण ये कंपाउंड भी कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। नॉन एरोमेटिक में अगर जैसे ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या कंप्लीट रिंग पे डिलोकलाइज हो पा रहे हैं, कंप्लीट रिंग पे डिलोकलाइज नहीं हो पा रहे। देखो ये इसका डिलोकलाइजेशन रुक गया, ये क्योंकि sp3 हाइब्रिड कार्बन है ना, जो कॉन्जुगेट सिस्टम के बीच में डिलोकलाइजेशन का एक कारण हो गया ना प्रिवेंट होने का, क्योंकि यहाँ पे है ना sp3 हाइब्रिड कार्बन आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी कंप्लीट रिंग पे डिलोकलाइजेशन नहीं है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब है साइक्लोब्यूटाडाइन इज नॉट स्क्वायर, इट्स रेक्टेंगुलर इन शेप, है ना, मतलब ये जो साइक्लोब्यूटाडाइन होता है ना ये स्क्वायर नहीं होता, ये रेक्टेंगुलर होता है, क्योंकि यहाँ पे ना कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड सी है, तो है ना रेजोनेंस होने से क्या होएगा कि यहाँ पे तो पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर आएंगे, है ना, और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहाँ पे पार्शली है ना सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएंगे। सो इट्स नॉट स्क्वायर, ये कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है ना, तो मतलब ये स्क्वायर ना होके ये कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। स्क्वायर का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, और आयत का मतलब होता है, रेक्टेंगुलर का मतलब होता है आयत जिसकी है ना आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, है ना, ठीक है, ये आयत हो गया। साइक्लोब्यूटाडाइन इज हाईली अनस्टेबल बिकॉज ऑफ द एंटी एरोमेटिक करेक्टर है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, सो इट हैज टेंडेंसी टू अंडरगो, जिसकी कौन सी टेंडेंसी रहती है, ये है ना डाइमराइजेशन की है ना टेंडेंसी रखता है। एंटी एरोमेटिसिटी के कारण क्या होता है कि हाईली है ना अनस्टेबल रहता है, तो ये है ना जैसे इनके बीच में ये साइक्लो एडिशन हो जाता है और ये डाइमर बन जाता है साइक्लोब्यूटाडाइन का, जो कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक तो ज़्यादा अनस्टेबल है, एंटी एरोमेटिक से अगर ये नॉन एरोमेटिक भी हो जाएगा ना तो इसकी कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो डाइमर जब ये बनाएगा तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ब्यूटाडाइन का जो डाइमर होगा वो नॉन एरोमेटिक रहेगा, तो ये कैसा रह जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब है बेंजाइन, बेंजाइल इज आल्सो अनस्टेबल, लेस स्टेबल होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंगल स्ट्रेन, सो इट्स आल्सो हैज अ टेंडेंसी टू अंडरगो डाइमराइजेशन। इसमें क्या रहती है कि जो है ना जैसे है ना ये जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो क्या रहता है कि दो है ना sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में रहता है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इनका नेचर क्या है कि इनका नेचर तो है ना 120 डिग्री एंगल पे रहने का है, तो ये जब आपस में ओवरलैप करेंगे ना तो इनके बीच में क्या होती है, एंगल स्ट्रेन आ जाती है, ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन के कारण, तो इनकी भी क्या रहती है, इसकी भी है ना डाइमर फॉर्मेशन की ना टेंडेंसी रहती है। तो ये हो गया डाइमर ऑफ ए बेंजाइन हो गया, जो कि कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। अब नेक्स्ट है 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है 4n + 2 पाई सिस्टम हो गया। पहली बात तो अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये कभी भी कैसा नहीं हो सकता, एंटी एरोमेटिक तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कभी भी नहीं हो सकता। अगर डीलोकलाइज्ड है तो वो एरोमेटिक हो जाएगा, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग पे डीलोकलाइज्ड नहीं है तो वो कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, लेकिन कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं रहेगा। अब जैसे है ना यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज के, दो इस नेगेटिव चार्ज के, और दो इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड के, तो टोटल ओवरऑल देखेंगे तो कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। पूरी रिंग पे डीलोकलाइज्ड है क्योंकि ये इधर शिफ्ट होएगा, फिर ये इधर इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक बार बनाए, ठीक है, फिर ये इधर शिफ्ट होएगा, सॉरी, फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा, फिर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड आ गया, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, नेक्स्ट में ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। सॉरी, पाई बॉन्ड तो इधर आएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होएगा, तो ये आ जाएगी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मतलब ओवरऑल है ना इन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का ना डिलोकलाइजेशन कंप्लीट रिंग पे हो रहा है, तो ये कैसा कंपाउंड हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट अगर है ना, इसमें तो कम्प्लीटली दिख ही रहा है कि ये कैसा रहेगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का इस प्रकार से कंप्लीट रिंग पे डिलोकलाइजेशन होगा तो एरोमेटिक रहेगा। अगर इस वाले में है ना
देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये है ना पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना इस रिंग के कार्बन की तरफ मूव करेंगे, तो ये है ना ये स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये इसमें वही 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये भी एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट अगर बेंजीन है तो वो एरोमेटिक है ही। पाइरिडीन में भी है ना 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन है, तो वो भी है ना एरोमेटिक है। इसमें भी है ना 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन है, तो ये भी एरोमेटिक है। इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन है, ये भी एरोमेटिक है। यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन और 2 पाई बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल करके 6 इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज हो रहे हैं रिंग पे, पूरी रिंग पे, तो ये भी एरोमेटिक है। ये फ्यूरेन है, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज हो रहे हैं, ये भी एरोमेटिक है। ये थायोफीन है, इसमें भी ना 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज हो रहे हैं, तो ये कैसा है, ये भी है ना एरोमेटिक है। इसमें भी ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर होंगे ना, ये डिलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो एरोमेटिक हो जाएंगे। इसमें भी है ना ये है ना इस प्रकार से इनका मूवमेंट चलेगा, तो ये भी कैसा हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का इसमें भी डिलोकेलाइजेशन है, तो ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। इसे बोलते हैं 7 मेंबर्ड रिंग होती है, और है ना जो sp3 कार्बन होता है ना उस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, मतलब sp2 ही हो गया इस वाले कार्बन का, कार्बोकेटाइन है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही हो गया। तो ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स का मूव होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का, ट्रोपोलियम कैटाइन इसे बोलते हैं, तो ये भी कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे इन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का इधर शिफ्ट होएगा, इस वाले कार्बन पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा, जस्ट लाइक ट्रोपोलियम कैटाइन के टाइप का ना इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट रहेगा, ठीक है। तो ये भी कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। इसमें भी है ना ये इलेक्ट्रॉन्स का इधर मूव करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसमें भी है ना 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का है ना ओवरऑल कंप्लीट रिंग पे डिलोकेलाइजेशन हो जाएगा, तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑक्सीजन के है ना इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है ना डिलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो ये भी कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ओवरऑल। और यहाँ पे क्या है कि इसमें वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो इसमें है ना ये जो 6 जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना ओवरऑल कंप्लीट रिंग पे डिलोकेलाइज्ड हो जाएंगे, तो ये भी कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। इसकी चलो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बाद में देखते हैं। अब है एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स has the tendency to decrease the delocalization of a pi electrons, right, in it itself for the purpose these undergoes towards the non planarity। अब जैसे कोई एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है तो उनकी टेंडेंसी ये रहेगी कि जो इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन हो रहा है ना वो कम होने के लिए क्या करेगा कि वो अगर प्लेन एंटी एरोमेटिसिटी कब आएगी, जब प्लेनर है और साइक्लिक है, तो अगर वही कंपाउंड अगर नॉन प्लेनर की तरफ बढ़ जाता है तो उसमें क्या होगा कि डिलोकेलाइजेशन कम हो जाएगा और एंटी एरोमेटिसिटी कम हो जाएगी, जिससे क्या होगी, कंपाउंड को स्टेबिलिटी मिलेगी, है ना। स्मॉलर रिंग्स मूव्स टुवर्ड्स नॉन पोलैरिटी हार्डली, है ना, छोटी रिंग्स होती है ना उसमें जैसे 3 कार्बन वाली रिंग है साइक्लोप्रोपेन रिंग, तो वो है ना नॉन पोलैरिटी की तरफ किस कार्बन की तरफ से जाएगी, उसका चांसेस क्या रहता है कि नॉन पोलैरिटी की तरफ जाने से कम रहता है। वाइल जो बड़ी रिंग्स होती है ना, अब बड़ी रिंग्स में कोई भी एक एटम है ना नॉन प्लेनर हो जाएगा तो उस कॉन्जुगेशन को डिस्टर्ब कर देगा, अगर कॉन्जुगेशन नहीं होएगा तो एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, जिससे है ना कंपाउंड थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। मूव टुवर्ड्स नॉन पोलैरिटी इजीली, बड़ी रिंग्स होगी ना वो है ना उसमें ज्यादा मेंबर रहेंगे तो वो क्या होगी कि नॉन पोलैरिटी की तरफ है ना इजीली मूव कर जाएगी। दैट इज स्मॉलर रिंग है ना उसमें एंटी एरोमेटिक नेचर क्या होगा कि एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा देन द लार्जर रिंग्स। अब जैसे यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, जैसे यहाँ पे है ना 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और वहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज हो रहे हैं, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज हो रहे हैं, इस रिंग में 8 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज हो रहे हैं, तो यहाँ पे नॉन प्लेनरिटी एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर किसका होगा, 3 मेंबर्ड का ज्यादा होएगा देन द 7 मेंबर्ड, क्योंकि 7 मेंबर्ड रिंग है ना नॉन प्लेनरिटी की तरफ चली जाएगी, इसलिए इसका एंटी एरोमेटिक कंप्लीट जो डिलोकेलाइजेशन होगा ना वो कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, उतना नहीं हो पाएगा और पूरी रिंग पे डिलोकेलाइजेशन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो मतलब एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, तो एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर 3 मेंबर्ड में ज्यादा होएगा देन 7 मेंबर्ड से। और इनका जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं ना तो 7 मेंबर्ड की स्टेबिलिटी ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है, तो 7 मेंबर्ड की स्टेबिलिटी है ना ज्यादा रहेगी 3 मेंबर्ड से। अब जैसे एक नोट ये है, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैज अ टेंडेंसी टू, एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्या टेंडेंसी रहेगी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन होएगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का है ना कंपाउंड के अंदर उतना ही है ना फॉर दिस पर्पज इट मूव्स टुवर्ड्स द प्लेनरिटी, भाई जितनी ज्यादा प्लेनरिटी होएगी ना उतना ही है ना रिंग में क्या होगा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन इजीली होएगा। अब है ना स्मॉलर रिंग की क्या टेंडेंसी रहती है ना,
मूव टुवर्ड्स प्लेनरिटी इजीली, क्योंकि है ना छोटी रिंग है, कोई ऐसा मतलब है ना एटम नहीं है कि वो प्लेन से थोड़ा डिस्टर्ब होके चल रहा हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि छोटी रिंग्स में है ना इलेक्ट्रॉन्स का जो एरोमेटिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन इजी रहेगा, जबकि बड़ी रिंग्स रहेगी ना उसमें है ना रिंग्स मूव टुवर्ड्स प्लेनरिटी, प्लेनरिटी की तरफ क्या है कि हार्डली मूव करती है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि स्मॉलर रिंग्स रहेगी ना वो है ना उनमें ज्यादा एरोमेटिक करेक्टर रहेंगे देन द लार्जर रिंग्स। अब जैसे ये है, इसमें भी दो, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो एरोमेटिक तो ये भी है एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है, लेकिन है ना ये है ना प्लेनरिटी की तरफ 3 मेंबर छोटी रिंग है, तो सारे जो एटम्स रहेंगे ना प्लेन में रहेंगे, मतलब अच्छा इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होएगा। तो एंटी जो एरोमेटिक जो नेचर रहेगा वो 3 मेंबर्ड का ज्यादा रहेगा देन द 7 मेंबर्ड का, और जिसमें एरोमेटिक करेक्टर जितना ज्यादा रहेगा उतनी ही ज्यादा स्टेबल रहेगी। तो 3 मेंबर्ड जो रिंग रहेगी एरोमेटिक वो ज्यादा स्टेबल रहेगी देन द 7 मेंबर्ड एरोमेटिक रिंग्स है। अब रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा तो एरोमेटिक स्टेबल है, फिर उसके बाद में नॉन एरोमेटिक एंड देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब नॉन एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं ना उनकी जो स्टेबिलिटी को हम मेजर करते हैं वो है ना रेजोनेंस सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन पे, और हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करेगा इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट कौन से रूल पे चलता है, डीएनपी रूल पे चलता है, डिस्टेंस डोमिनेट ओवर नंबर, नंबर डोमिनेट ओवर पावर। तो ये हो गया कंपाउंड्स की ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब यहाँ पे हम देखते हैं अरेंज द फॉलोइंग इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिनको है ना स्टेबिलिटी के ऑर्डर में है ना अरेंज करेंगे। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो ये सबसे पहला देखो, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा कंपाउंड है, ये एंटी एरोमेटिक है। अगर ये कैसा है, इसमें है ना पाई जो पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा है और 1 पाई बॉन्ड है, तो ये एलाइलिक है। ये कैसा है, ये कंपाउंड कैसा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, और ये भी कैसा है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है ना डिलोकलाइज करे 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी एरोमेटिक है। यहाँ पर क्या है ना कॉन्जुगेशन हो रहा है ना, तो कौन सा हो रहा है, डबल एलाइलिक हो रहा है, तो एलाइलिक प्लस एलाइलिक है ना, एलाइलिक प्लस एलाइलिक। ठीक है, यहाँ पे ए का मतलब है एरोमेटिक, यहाँ पे ए लिखा हुआ है उसका मतलब है एंटी एरोमेटिक, और एलाइलिक को यहाँ पे कंप्लीट पूरे उसके नाम से लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कैसा है, ये है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, तो ये इसका ये भी कैसा हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस ही हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस हो जाएगा। और ये कैसा हाइपर कॉन्जुगेशन से है ना स्टेबलाइज हो रहा है। यहाँ पे कितनी अल्फा एच है, यहाँ पे है 4 अल्फा एच है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, एरोमेटिक वाला। एरोमेटिक भी है ना जो छोटी रिंग रहेगी ना वो क्या रहेगी, वो प्लेनर रहेगी है ना, प्लेनर रहने की टेंडेंसी उसकी ज़्यादा रहेगी, मतलब उसमें है ना प्लेनर रहेगी तो मतलब कॉन्जुगेशन अच्छा हो पाएगा, कॉन्जुगेशन अच्छा हो पाएगा तो रेजोनेंस, उसकी जो रेजोनेंस एनर्जी अच्छी होगी, मतलब उसमें एरोमेटिक करेक्टर ज़्यादा रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, 4 नंबर है, फिर उसके बाद में एरोमेटिक 3 नंबर है। ठीक है, अब इसके बाद में एंटी एरोमेटिक तो सबसे लीस्ट स्टेबल है, 1 तो सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, इसके बाद में अब हम देखते हैं रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन है ना, रेजोनेंस से स्टेबलाइज कौन कौन से हैं, है ना, एलाइलिक वाला है 2 नंबर है, उसके बाद में 5 नंबर है और 6 नंबर है। ठीक है, 6 नंबर में क्या है कि बेंजाइलिक है, तो ये इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, बेंजाइलिक 6 नंबर हो जाएगा। फिर 2 और 4 में कंपेयर करेंगे, यहाँ पे कैसा है, ओनली एलाइलिक है, यहाँ पे डबल एलाइलिक है, तो 5 नंबर स्टेबल रहेगा 2 नंबर से ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद में ये जो 7 नंबर है उसमें ओनली क्या है कि हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो इससे 7 नंबर होगा, और सबसे लीस्ट स्टेबल रहेगा एंटी एरोमेटिक 1 नंबर। तो इस प्रकार से हम इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है अरेंज द फॉलोइंग कार्ब एनायन है यहाँ पे, राइट, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। ये कैसा है, एक एरोमेटिक है, यहाँ पे ये कैसा है, एलाइलिक है, ये कैसा है, डबल एलाइलिक है, ये कैसा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा एंटी एरोमेटिक है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी एंटी एरोमेटिक है, और ये कैसा है, 6 नंबर बेंजाइलिक है। तो बेंजाइलिक का मतलब अकॉर्डिंग टू रेजोनेंसी यही है ना। ठीक है, तो अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल तो देखो ये 4 नंबर और 5 नंबर रहेंगे, क्योंकि इसमें एंटी एरोमेटिक हो गया। अब एंटी एरोमेटिक करेक्टर भी है ना, छोटी रिंग रहेगी ना उसमें है ना वो प्लेनर रहेगी, तो उसमें है ना मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्जुगेशन डिलोकलाइजेशन अच्छे से हो पाएगा। तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक करेक्टर इसमें है, थ्री मेंबर्ड में, तो सबसे लीस्ट ये 3 मेंबर्ड रिंग है ना इसमें है,
कंपाउंड नंबर क्या है 4 है, तो सबसे लीस्ट स्टेबल ये रहेगा, फिर उससे थोड़ा सा स्टेबल ये 5 नंबर रहेगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, एरोमेटिक रहेगा, मतलब 1 नंबर सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। अब ये जो रेजोनेंस वाले हैं 2 नंबर और 3 नंबर और 6 नंबर, तो इनमें देखिए ये बेंजाइलिक है, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा इन तीनों में, तो फिर आ जाएगा 6 नंबर आ जाएगा, ठीक है। और अगर इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 3 नंबर में देख रहे हैं डबल एलाइलिक है, कैसा है ये डबल एलाइलिक है, तो 3 नंबर है ना 2 नंबर से ज्यादा स्टेबल रहेगा, तो 3 नंबर फिर 2 नंबर और 5 और 4 का रीजन आपको बता ही दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से है ना हम इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। अब एसिडिक नेचर का मतलब क्या हो गया, जैसे ये H है ये निकल जाएगी H प्लस की फॉर्म में निकलेगी, तो पीछे क्या छोड़ के जाएगी, नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो उस नेगेटिव चार्ज की जो H प्लस निकलने के बाद में क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस बनता है, ठीक है। तो वो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, उसमें मतलब नेगेटिव चार्ज की जितना कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी रहेगा उतना ही एसिडिक नेचर रहेगा, और कॉन्जुगेट बेस में ये नेगेटिव चार्ज का जो स्टेबलाइजेशन होएगा उसी के कारण तो होएगा उसका। तो मतलब हमें देखना है यहाँ पे कौन सा है ना एनायन है ना स्टेबल है, ठीक है, वही चीज देखनी, वही इनकी एसिडिटी का ऑर्डर हो जाएगा। एक बार आपको ये चीज और समझा दी जाती है, जैसे कि ये कोई कॉन्जुगेट एसिड है, इसमें से अगर H प्लस आयन निकल जाएगा तो ये क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा ये इसका, ठीक है। तो इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज होता जाएगा, तो उससे क्या होगा कि जो इसका जो एसिडिक नेचर है ना वो है ना इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये एसिडिक नेचर इंक्रीज होता जाता है। तो यहाँ पे हम इसका देखते हैं कि इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं, क्योंकि ये जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर रहेगा HA का, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम H प्लस निकालने के बाद में ये जो एनाइन को हम यहाँ पे देखेंगे इसका स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा इसका, तो यहाँ से तो एलाइलिक के कारण होगा, यहाँ पे एलाइलिक प्लस एलाइलिक, एक एलाइलिक और यहाँ पे डबल एलाइलिक रहेगा, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड है ना, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज करेंगे तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, और यहाँ पे ये HF निकलने के कारण कैसा हो जाएगा, ये बेंजाइलिक बनेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अब इसमें स्टेबल कौन सा है, एरोमेटिक वाला है। एरोमेटिक कौन से में है, 2 नंबर में है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो कॉन्जुगेट बेस होगा उसका ही सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर रहेगा, तो 2 नंबर सबसे ज्यादा एसिडिक है। फिर उसके बाद में ये एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है, ये तो एंटी एरोमेटिक है, तो ये तो सबसे लीस्ट होंगे। फिर उसके बाद में देखो ये एलाइलिक, ये वाला भी एलाइलिक और ये बेंजाइलिक, तो फिर बेंजाइलिक का हो जाएगा, तो 6 नंबर फिर एसिडिक रहेगा। फिर यहाँ पे देखो डबल एलाइलिक है और ये ओनली एलाइलिक है, तो डबल एलाइलिक ज्यादा एसिडिक रहेगा, तो फिर 4 नंबर रहेगा, फिर 1 नंबर रहेगा। अब ये देखो ये एंटी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, हमें पता है कि जो छोटी रिंग रहेगी ना उसमें एंटी एरोमेटिक नेचर ज्यादा रहेगा, तो सबसे लीस्ट एसिडिक तो है ना ये वाला रहेगा, 3 नंबर सबसे लीस्ट एसिडिक रहेगा, और 3 नंबर से स्लाइटली एसिडिक रहेगा 5 नंबर। तो ये हो गया इन कंपाउंड्स का एसिडिक नेचर हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है पीकेए का ऑर्डर, ठीक है, तो एक बार पीकेए के ऑर्डर से आपको वैसे तो उसमें इनिशियल क्लासों में बताया है एसिडिक बेसिक नेचर में, लेकिन फिर एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। जो एसिडिक नेचर क्या होता है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और पीएच क्या और है ना के है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ H प्लस होता है। इसी प्रकार पीके क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ के होता है, मतलब जो क्वांटिटी इस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वो पीके के क्या होगी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि इनके बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव का रिलेशन है। तो जो एसिडिटी होती है वो पीके के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना पीके के। मतलब जो ऑर्डर एसिडिटी का आएगा, मतलब जो ऑर्डर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का आएगा उसका है ना रिवर्स क्या होएगा, वो पीके का ऑर्डर रहेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे है ना ये H प्लस HA प्लस निकल जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये भी कैसा है हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे H भी निकलेगा तो ये कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, और यहाँ पे HC निकलेगा तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 लगे हैं, जबकि यहाँ पे कौन सा लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो इस नेगेटिव को जो स्टेबलाइज करेंगे, विड्रोइंग वाले ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे कंपेयर टू CH3। तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो क्या कौन सा होएगा, ये 3 नंबर कंपाउंड रहेगा, फिर 1 नंबर की एसिडिटी रहेगी, और सबसे लीस्ट एसिडिक कौन सा रहेगा, ये 2 नंबर रहेगा, ठीक है, एंटी एरोमेटिक है। अब पीके क्या होता है, एसिडिक ऑर्डर का जस्ट रिवर्स होएगा, तो पीके क्या हो जाएगा 2, इसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, 2 का सबसे ज्यादा पीके फिर 1 का, और सबसे लीस्ट पीके जो सबसे ज्यादा एसिडिक है दैट इज 3 नंबर कंपाउंड। तो इस प्रकार से हम है ना कैलकुलेट कर सकते हैं
कंपाउंड की स्टेबिलिटी को ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, उनकी पीके पीएच वैल्यू, इन सब चीज़ों को हम अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है 8 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो जाएगा, फिर उसके बाद में 10 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो जाएगा, हम इसी क्लास में देख लेते हैं ये भी। फिर क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स भी देख लेंगे। फिर ये होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स देख लेंगे। फिर उसके बाद में एनालिसिस इफेक्ट वगैरह ये अगले वाली क्लास में देख लेंगे, ठीक है। अब देख रहे हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, अगर इलेक्ट्रॉन पूरे सिस्टम पे डिलोकलाइज्ड रहेंगे तो वो कंपाउंड कैसा होएगा, एंटी एरोमेटिक होएगा। और अगर पूरे सिस्टम पे अगर डिलोकलाइज्ड नहीं रहेंगे तो वो कैसा रहेगा, नॉन एरोमेटिक रहेगा। क्या कभी भी ये एरोमेटिक हो सकता है, एरोमेटिक ये कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कौन सा सिस्टम है, 4n सिस्टम है, तो एरोमेटिक तो कभी भी नहीं हो सकता। अगर एंटी एरोमेटिक का मतलब हो गया, अगर यहाँ पे देखो नेगेटिव -2 चार्ज जो है ना, तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अगर यहाँ इसमें भी टोटल है ना 8 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होंगे इस तरह से, तो ये भी कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर है ना जैसे COT है, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है, तो इसमें क्या होता है कि है ना प्लेनर तो रह नहीं पाता, ये प्लेनर नहीं रह पाता, ये टप शेप में आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो ये कैसा हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है, ठीक है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम का मतलब हो गया 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया। क्या कभी भी ये एंटी एरोमेटिक हो सकता है, ये कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता। अगर कंप्लीटली डिलोकलाइज्ड है इलेक्ट्रॉन तो ये एरोमेटिक होएगा, और कंप्लीटली डिलोकलाइज्ड नहीं है तो ये नॉन एरोमेटिक होएगा, पर कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होएगा। अब जैसे इसमें 12 कितने 5 और 10 इलेक्ट्रॉन, 10 हाँ 10 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ही तो पढ़ रहे हैं हम। तो इस है ना ये एरोमेटिक होएगा। यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये तो नॉन हक्कल रहेगा, ये काउंट भी नहीं होएगा। और इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये भी एरोमेटिक रहेगा। इसमें भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है तो ये भी एरोमेटिक रहेगा। अगर ये एक ब्रीजिंग है ना, और ये एक ब्रीजिंग है ना, अपर साइड है, पूरा जो रिंग का जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना वो है ना प्लेनर है और कंप्लीटली रिंग में डिलोकलाइज्ड है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। एजुलिन जो होती है वो भी कैसी हो गई, मतलब एक 7 मेंबर्ड रिंग रहती है और ये 5 मेंबर्ड रिंग रहती है, और इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से डिलोकलाइज करते हैं, तो ये भी कैसी हो जाएगी, एरोमेटिक हो जाएगी। एजुलिन एरोमेटिक होती है, ठीक है। और ये भी कैसा है, ये भी एरोमेटिक है। इसमें भी देखो 10 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा बॉन्ड्स बनाने में इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी ये एरोमेटिक कंपाउंड है, थोड़ा इसके स्ट्रक्चर सही नहीं बनी हुई है। यहाँ पे बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर में दिक्कत है इसकी में। अगर ये वाला देखते हैं, ये नॉन प्लेनर है, क्योंकि यहाँ पे जो ये 10 एनुलिन है ना, तो इसमें जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन्स रहेंगे ना, इनके बीच में क्या हो रहेगा, रिपल्शन रहेगा, तो इसके कारण क्या हो जाएंगे कि ये नॉन प्लेनर हो जाएंगे, ठीक है। तो इनके बीच में रिपल्शन के कारण ये नॉन प्लेनर हो जाएंगे, तो ये कैसे हो जाएंगे, नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे, क्योंकि कंप्लीट डिलोकलाइजेशन नहीं होएगा। सिंस एजुलिन इज एरोमेटिक इन नेचर, सो इट्स गिव्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस 5 एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना, ARSE है ना एजुलिन में, वो किस में होती है, वो 5 मेंबर्ड रिंग में होती है, ठीक है। एजुलिन कैसा होता है, पोलर हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि नेफ्थलीन एंथ्रासीन ये तो नॉन पोलर है, लेकिन एजुलिन कैसा है, पोलर हाइड्रोकार्बन है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। और इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो कितना होता है, 0.8 dBi होता है। वे पोलर हाइड्रोकार्बन क्यों है, क्योंकि अगर है ना, अगर ये इस 7 मेंबर्ड रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और 5 मेंबर्ड रिंग पे अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करेंगे, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करेंगे। अगर देखो, अगर ये वाला रिंग देखे पूरा, तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहे हैं ना, और इसी प्रकार अगर ये वाला रिंग देखे तो इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहे हैं। तो ये है ना एरोमेटिक नेचर को शो करने के लिए इसमें क्या रहता है कि ना, मतलब चार्ज डेवलप हो जाता है ना, डाइपोल मोमेंट रहता है,
और वो डाइपोल मोमेंट कितना रहता है, पोलर 0.8 डिबाई रहता है, और ये पोलर हाइड्रोकार्बन है एजुलिन। और ARSE होती है ना, वो ARSE अगर रिएक्शन है तो देखो इस पे तो कैसा है पॉजिटिव चार्ज, ARSE में क्या आएगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो कौन सी रिंग पे अटैक करेगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा उसी पे अटैक करेगा, मतलब 5 मेंबर रिंग में ARSE रिएक्शन होती है। अब ये जो जैसे कुछ एग्जांपल्स है, इनको है ना एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में क्लासीफाई करना है। तो देखो यहाँ पे ये विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इनकी तरफ होएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है ना डिलोकलाइज होंगे, एरोमेटिक हो जाएगा। ये सिस्टम भी देखो कैसा है, 1 2 3 4 5 6 7 14 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें डिलोकलाइज हो रहे हैं, और ये कैसा है, प्लेनर है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, ये भी है ना एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें है ना 12 पाई इलेक्ट्रॉन है ना डिलोकलाइज हो रहे हैं, ठीक है, और ये कैसा है, प्लेनर है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, ये एंटी एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट अगर ये वाला एग्जांपल देखें तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 7 पाई इलेक्ट्रॉन, 7 पाई बॉन्ड है तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन है डिलोकलाइज हो रहे हैं, तो ये कैसा है, एरोमेटिक है। इसमें देखो ये भी कैसा है, प्लेनर है, और इसमें कितने हैं ना, 1 2 3 4 5 6 12 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, तो ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक है। इसकी अगर बात करें तो देखो 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ये प्लेनर है, और 12 पाई इलेक्ट्रॉन है ना डिलोकलाइज हो रहे हैं, तो ये ना कैसा है, एंटी एरोमेटिक है। नेक्स्ट अगर ये एग्जांपल देखते हैं, ये इधर मूव करें, ये इधर, ठीक है, इधर मूव करे, ये इधर मूव करा, ये इधर मूव करा, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये भी तो मूव करेगा ना, ये भी तो पार्टिसिपेट करेगा, हाँ। तो टोटल कितने हैं ना, 14 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें डिलोकलाइज हो रहे हैं, तो ये कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। इसमें देखते हैं तो इसमें तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है ये, लेकिन ये है ना p ऑर्बिटल में इससे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना डिलोकलाइज है, तो ये कैसा है, ये भी एरोमेटिक है। ये भी कैसा है, एरोमेटिक है, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। अगर इस वाले की अगर नेक्स्ट अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज देखें, अगर ये भी कैसा है, इसमें भी है ना ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन कर रही है ना sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ये भी एरोमेटिक है। अगर इसमें देखें तो ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, तो ये भी एरोमेटिक है। ये वाला कंपाउंड भी एरोमेटिक है, इसमें इस तरह से 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये भी कैसा है, एरोमेटिक है। इसकी अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन हो जाएगा, तो ये भी कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे ओवरऑल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन हो जाएगा, तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स का पाई इलेक्ट्रॉन्स इस साइड मूव करेंगे, फिर ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये इस साइड मूव करेंगे, तो यहाँ पे इस वाले कार्बन पे है ना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना ओवरऑल रिंग पे है ना डिलोकलाइजेशन हो पाएंगे, जिससे कैसा हो जाएगा, ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। अगर जैसे अब ये है ना दो रिंग्स है, इनके बीच में ये पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, है ना, तो यहाँ पे देखो अगर ये 5 मेंबर रिंग की साइड अगर इलेक्ट्रॉन मूव हो जाते हैं, तो 7 मेंबर रिंग के इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, ये भी एरोमेटिक हो जाएगी और ये भी एरोमेटिक हो जाएगी। अगर दोनों 3 मेंबर लगी है तो एक रिंग एरोमेटिक होगी और एक रिंग 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ नॉन एरोमेटिक हो जाएगी। अगर इस प्रकार से रिंग लगी हुई है तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन 5 मेंबर रिंग के साइड शिफ्ट होंगे, तो ये एरोमेटिक हो जाएगी, और इसमें भी है ना ये इस टाइप से 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन हो जाएगा, तो ये रिंग भी एरोमेटिक हो जाएगी। नेक्स्ट ये है, तो अगर इसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है ना 5 मेंबर रिंग के साइड होएगा, तो ये है ना 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ एरोमेटिक हो जाएगी। नेक्स्ट अगर इसमें है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट 5 मेंबर रिंग के साथ होगा, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये एरोमेटिक हो जाएगी, और इस रिंग में भी ऑक्सीजन के लोन पेयर जब इन्वॉल्व होएगा
तो दो तो पाई 4 इलेक्ट्रॉन तो पाई बॉन्ड से और 2 इलेक्ट्रॉन है ना इससे ऑक्सीजन से, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होएगा, तो ये रिंग भी एरोमेटिक हो जाएगी। अब अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरोमेटिसिटी। अगर देखो इधर शिफ्ट हुआ नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये भी एरोमेटिक है ये भी एरोमेटिक है। अगर इस साइड शिफ्ट हो गया तो इधर तो ये एंटी एरोमेटिक हो गई और ये एरोमेटिक हो गई। और अगर इसमें इधर शिफ्ट हो गया ये भी एरोमेटिक हो गई, नेगेटिव चार्ज 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये भी एरोमेटिक हो गई। लेकिन हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जितनी छोटी रिंग रहती है ना उतनी ही है ना उसकी प्लेनरिटी रहेगी उसमें ना, क्योंकि ज़्यादा मेंबर इंक्रीज होने से क्या होता है प्लेनरिटी से थोड़ा है ना डेविएट कर जाता है मॉलिक्यूल, तो उसमें डिलोकलाइजेशन थोड़ा डिस्टर्ब होता है। सबसे ज़्यादा एरोमेटिक 1 नंबर, फिर 3 नंबर और सबसे लीस्ट है ना 2 नंबर रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का मतलब है ये अगर बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे तो डाइपोल मोमेंट कम होएगा, और अगर ये बॉन्ड है ना एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है एरोमेटिसिटी के कारण, जैसे अगर ये इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, 7 मेंबर्ड में इधर मूव करेगा, यहाँ पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये कैसा हो जाएगा एरोमेटिक हो गया। यहाँ पे ये वाला तो एंटी एरोमेटिक हो गया। इसमें क्या होएगा इधर ये डीलोकलाइजेशन होएगा, है ना। तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्यू, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है क्यू इंटू डी। क्यू क्या होता है चार्ज होता है ना, और चार्ज चार्ज तो क्रिएट होना चाहिए ना, और डी क्या होता है उनके बीच में डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा चार्ज तो है ना 3 नंबर में क्रिएट होएगा, क्योंकि पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव रहेगा, चार्ज बिल्कुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आने से ये पूरी रिंग कैसी हो जाती है एरोमेटिक हो जाती है, तो 3 नंबर रहेगा। और सबसे लीस्ट तो एंटी एरोमेटिक वाला रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाने से एंटी एरोमेटिक नेचर आ रहा है तो क्या पॉजिटिव चार्ज रहने की टेंडेंसी रहेगी, नहीं रहेगी। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही एग्जिस्ट करेगा, तो सबसे लीस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा 2 नंबर का होगा। फिर उसके बाद में 3 से बाद में है ना 4 नंबर का रहेगा डाइपोल मोमेंट, बिकॉज ऑफ द अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पॉजिटिव चार्ज का स्टेबलाइजेशन हो जाएगा इस है ना इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट से। तो 4 नंबर का डाइपोल मोमेंट रहेगा और 4 नंबर के बाद में 1 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डाइपोल मोमेंट का ही देख रहे हैं। अच्छा ये इसमें क्या बताना है, ओके अगर जैसे ये है, अब हमें पता है कि मेटल पे तो हमें ना प्लस ही ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे है ना, तो इसकी -1 रहेगी इसकी -1 रहेगी, तो इस पे कौन सा Fe+2 चार्ज आ जाएगा। तो ये वाली जो रिंग कैसी हो जाएगी, ये भी एरोमेटिक हो जाएगी है ना -1 चार्ज से, और ये भी एरोमेटिक हो जाएगी। बेंजीन में तो क्या होगा कि न्यूट्रल रहेगा है ना, तो ये एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है। और FeCO3 में क्या होएगा, आयरन पे तो है ना पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, तो इस पे क्या रहेगा -1 चार्ज रहेगा और -1, तो इस पे रिंग पे है ना टोटल है ना -2 चार्ज हो जाएगा, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या हो जाएगी ये एरोमेटिक हो जाएगी, और आयरन की कौन सी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, ठीक है। अब क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्वासी एरोमेटिक दी आयनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। जैसे है ना इसमें इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में ना इधर ये मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल इस ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा, और जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पे, तो है ना एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियोफाइल एज ए नेगेटिव चार्ज इसमें प्रेजेंट रहेगा, तो एक आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होने से क्या होता है कि इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, तो ये कैसा कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ये कैसा कंपाउंड हो गया, ये क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड होता है, आयनिक एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें बात करते हैं तो इसमें ये कौन सा बन जाएगा, ये ऑक्सीजन पे H, ऑक्सीजन के साथ H लग जाएगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये ब्रोमाइड आयन रहेगा, तो ये एक आयनिक क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड आएगा। इसी प्रकार अगर इसकी बात करते हैं 7 मेंबर्ड रिंग वाले की, तो यहाँ पे है ना OH आ जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ClO4- आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल हो जाएगा।
यहाँ पे एक ये क्वेश्चन है कि ये जो दिए गए कंपाउंड्स है ना, ये AgX के साथ है ना, मतलब AgNO3 के साथ है ना पीपीटी देंगे। AgNO3 के साथ ये किसकी पीपीटी देंगे? AgX की पीपीटी देंगे। तो कहने का मतलब है जैसे ये X है ना, अगर ये कोई भी हेलाइड है, अगर अगर ये हेलाइड निकलने के बाद में जो रिमेनिंग कार्बोकेटाइन है अगर वो स्टेबल होएगा ना, तो जो कंपाउंड होएगा ना वो AgX का पीपीटी दे देगा। जैसे अगर यहाँ पे ये क्लोराइड निकल के जाता है तो यहाँ पे है ना सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि है ना स्टेबल है, जो कि बेंजाइलिक से भी ज़्यादा स्टेबल है। तो इस वाले कंपाउंड में हमें AgX की पीपीटी मिलेगी। जबकि इस वाले अगर इससे है ना Cl निकल के जाता है तो यहाँ पे है ना विनाइलिक कार्बोकेटाइन बनता है कि जो कि अनस्टेबल है, तो यहाँ से हमें AgX की पीपीटी नहीं मिलेगी। अगर यहाँ से अगर ये Br निकल के जाता है ना, तो यहाँ पे है ना बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि स्टेबल है, तो यहाँ पे हमें AgX का पीपीटी मिल जाएगा। यहाँ से अगर Br निकल के जाता है तो ये डबल एलाइलिक है ना कार्बोकेटाइन मिलेगा, तो यहाँ से भी हमें AgX की पीपीटी मिल जाएगी। अगर यहाँ ये अगर Br निकल के जाता है तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, जिससे है ना ये कैसा हो जाएगा, रिंग कैसी हो जाएगी, एरोमेटिक हो जाएगी, तो इससे भी हमें AgX की पीपीटी मिलेगी। अगर ये Br निकल के जाता है तो ये है ना कार्बोकेटाइन बनेगा, जिससे कैसा हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन हो जाएगा, तो इससे भी AgX की पीपीटी मिलेगी। यहाँ पे देखो ये वाला है ना, ये जो Br के जो लोन पेयर है ना, इसके साथ क्या रहेंगे, डिलोकलाइजेशन में रहेंगे, तो यहाँ पे कार्बन और ब्रोमीन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर रहेंगे, इसलिए ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो यहाँ पे है ना हमें AgX का पीपीटी नहीं मिलेगा। इसमें क्या होगा, अगर ये Br निकल के जाता है तो ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन मिलेगा, जिससे है ना हमें AgX का पीपीटी मिल जाएगा। तो अगर है ना कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर है तो AgNO3 के साथ AgX का पीपीटी नहीं मिलेगा। और अगर है ना ये X+ निकालने के बाद में अगर है ना कार्बोकेटाइन अगर 3 डिग्री से कम स्टेबल है ना, कार्बोकेटाइन अगर ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है अगर ये लेस देन 3 डिग्री, मिनिमम हमने देखा था हेलाइड्स की रिएक्टिविटी में कि 1 डिग्री और 2 डिग्री हेलाइड्स है ना नहीं देते हैं AgX का पीपीटी, 3 डिग्री हेलाइड्स देते हैं, ठीक है। तो अगर ये 3 डिग्री से कम स्टेबल अगर कोई भी कार्बोकेटाइन है तो वो है ना AgX का पीपीटी नहीं देगा। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी इनऑर्गेनिक में। अब एक होता है मीजो आयनिक कंपाउंड है ना, तो ये किसके द्वारा दिया गया था, बेकर एंड ओलिस के द्वारा दिया गया था। इसका ये पर्टिकुलर एग्जांपल है एन फिनाइल सिडनोन है ना, ये इसकी स्ट्रक्चर है। एन पे ये फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग लगी हुई है, फिनाइल रिंग लगी हुई है, और ये इसका स्ट्रक्चर है एन फिनाइल सिडनोन का, ठीक है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फिर 5 मेंबर्ड रिंग है, पूरा पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है पूरी रिंग पे, ठीक है। और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। अगर ऐसे देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन हो जाता है। ये है एन फिनाइल सिडनोन की स्ट्रक्चर। ये कैसा है, मीजो आयनिक कंपाउंड है। ये इसका पर्टिकुलर एग्जाम्पल है जो हम ध्यान रख सकते हैं, एन फिनाइल सिडनोन है ना। ये 5 मेंबर्ड रिंग है और इसमें ये 2 डबल बॉन्ड है और एक ऑक्सीजन का लोन पेयर है। तो ये क्या है, एन फिनाइल सिडनोन है, जो कि कैसा कंपाउंड है, मीजो आयनिक कंपाउंड है। अब है ना होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं, कंपाउंड्स विच कंटेन 1 और मोर देन है ना sp3 हाइब्रिड कार्बन होता है। उसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बीच में क्या होता है कि sp3 हाइब्रिड कार्बिटन हो, sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम होता है, ठीक है। बट sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम आर फोर्स्ड टू लाई ऑलमोस्ट वर्टिकल अबाउ द प्लेन ऑफ द कॉन्जुगेटेड रिंग, ठीक है। These are called homoaromatic compound. Compound which contain 1 or more sp3 hybridized carbon atom in an conjugated ring, but sp3 hybridized carbon atom are forced to lie almost vertically above the plane of the conjugate ring. These compounds are called homoaromatic compound. जैसे कि COT की रिएक्शन अगर हम H2SO4 से करवाते हैं तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए और इस पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और इस पे ये H+ आके जुड़ जाएगा H2SO4 से, ठीक है। तो यहाँ ये जो कार्बन हुआ ना, ये कैसा हो गया, इस कार्बन से जिस पे नेगेटिव चार्ज गया उससे एक ये H+ आके जुड़ जाएगा, तो ये कैसा हो गया, sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम हो गया। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, इस sp3 हाइब्रिड कार्बन को है ना, जो ये पूरा जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहे हैं ना, ये 8 कार्बन है ना, तो ये 7 कार्बन पे ये पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करेंगे और इसको है ना जो प्लेन से है ना वर्टिकल कर देंगे, मतलब बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल तक इसको फोर्स कर देंगे, तो ताकि ये ना डिलोकलाइजेशन में ना बाधा ना बने, बीच में ना आए ये।
डिलोकलाइजेशन को ख़त्म ना कर पाए। ठीक है, अब ये ना इस कार्बन से, तो देखो ये है ना इस sp3 हाइब्रिड कार्बन है ना वर्टिकल हो गया ना, ये प्लेन में है ना जो पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ ए शिल्डिंग कांस्टेंट की अगर बात करते हैं, ये जो डायमैग्नेटिक रिंग करंट बनेगी है ना, ये होमोट्रोपोलियन कैटायन हो गया और ये होमो एरोमेटिक हो गया है ना। ट्रोपोलियन कैटायन, ट्रोपोलियम कैटायन क्या होता है, ट्रोपोलियम कैटायन ये होता है 7 मेंबर्ड रिंग, ये होता है ट्रोपोलियम कैटायन। और अगर इसमें ये होमो एरोमेटिक कंपाउंड है तो इसे होमोट्रोपोलियन कैटायन बोल देंगे। ठीक है, अब इसमें जो ये हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं इनका सिल्डिंग का ऑर्डर क्या रहेगा, एच ए, एच बी, एस सी और एच डी। सबसे ज़्यादा सिल्डिंग है ना एच ए की होएगी, फिर उसके बाद में एच बी की होएगी, फिर एस सी की होएगी और फिर ये एच डी की होएगी। ये इनका शील्डिंग ऑर्डर भी एनएमआर में हम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो जो एच ए की होएगी, जैसे है ना ऐसे ऐसे रिंग करंट बनेगी इसकी। ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पे है ना ये इधर से आएगी और इधर हम हमारा फील्ड लगाएंगे, तो ये जो कौन से जोन में आ जाएगा, लगभग इधर से कैंसिलेशन हो जाएगा ना फील्ड का, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड रहेगा और ये इसका रिंग करंट का रहेगा, तो अपोजिट करेगा तो अपोज करेगा, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, शील्डिंग हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा शील्डिंग तो एच ए की होएगी, फिर एच बी की होएगी, फिर एस सी की होएगी और फिर एच डी की होएगी। ठीक है, ये इनका शील्डिंग कॉन्स्टेंट हो गया। अब जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है, कुछ क्वेश्चन है ये, 3 मोल अगर इसके हाइड्रोजन, अगर ये कोई कंपाउंड है इसके 3 मोल हाइड्रोजन से है ना हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, तो विच रिंग विल बी रिड्यूस्ड, कौन सी रिंग रिड्यूस्ड हो जाएगी, ये ए रिंग होएगी, बी रिंग होएगी, सी रिंग होएगी या डी रिंग होएगी। अब देखो ये वाली रिंग कैसी है, अभी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण एंटी एरोमेटिक है, ये वाली रिंग भी कैसी है, एंटी एरोमेटिक है। तो अभी वाली कंडीशन में क्या है कि इसके पास 3 एंटी एरोमेटिक रिंग है, लेकिन अगर ये ए वाली रिंग अगर पूरी रिड्यूस्ड हो जाती है 3 मोल हाइड्रोजन से, तो ये इस वाली रिंग में ना 4 मेंबर्ड रिंग में ना एंटी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, तो ये ए वाली रिंग रिड्यूस्ड करेगी। हियर ए रिंग विल बी रिड्यूस्ड बिकॉज एरोमेटिसिटी ऑफ ए वन रिंग एज वेल एज एंटी एरोमेटिसिटी ऑफ ए 3 रिंग विल बी लॉस्ट। भाई एरोमेटिसिटी तो इस रिंग की भी रिड्यूस्ड होगी, पर साथ में इसकी एंटी एरोमेटिसिटी, इसकी एंटी एरोमेटिसिटी और इसकी एंटी एरोमेटिसिटी भी गायब हो गई, जिससे क्या होगा कि सिस्टम स्टेबलाइज कर रहा है, तो ए रिंग का है ना रिडक्शन होएगा। अब जैसे ये है सॉरी, ये है ना हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये वाला H प्लस निकलेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। इसमें भी अगर कोई भी मेटल है, मेटल हाइड्राइड्स है, तो इस H प्लस को ले लेंगे, H2 की फॉर्म में निकाल देंगे और ये है ना एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। अगर ये मेटल्स है तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनर मेटल्स है, तो ये है ना H प्लस है ना निकल जाएगा और यहाँ पे है ना नेगेटिव चार्ज रह जाएगा और ये कैसा एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट अगर इसमें है तो ये वाला है ना H प्लस निकल जाएगा और है ना ये जो पूरा कंपाउंड बन गया ये कैसा हो जाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ है ना एरोमेटिक हो जाएगा। मेटल हाइड्राइड्स के साथ है ना 1 मोल H2 का निकल जाएगा और मेटल्स के साथ है ना ½ मोल H2 का निकलेगा। ठीक है, तो ये H प्लस निकलेगा, यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करेंगे और ये सिस्टम कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। अभी ये क्या है, फिनेलिन है, इसको क्या बोलते हैं, फिनेलिन बोलते हैं। तो अगर है ना मेटल हाइड्राइड्स के साथ होगा तो 1 मोल H2 निकल जाएगा और मेटल के साथ होगा तो ½ मोल H2, मतलब एक H प्लस निकलेगा और ये जो पूरा कंपाउंड बन जाएगा ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अगर जैसे 2 सोडियम है तो ये है ना पाई इलेक्ट्रॉन्स का इधर ट्रांसफर होएगा। ठीक है, इधर शिफ्ट होएगा, इस पे क्या, इस कार्बन पे तो क्या है कि नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पे 2 जो पोटेशियम है, एक पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 पोटेशियम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ कैसा हो जाएगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। पेंटालिन में है ना 5 मेंबर्ड रिंग रहती है। ठीक है, तो उसमें ना ये नॉन एरोमेटिक रहती है पेंटालिन रिंग, तो क्योंकि नॉन प्लेनर रहती है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें ना ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, 2 पोटेशियम वो अपने एक पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 है ना 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगी, तो टोटल क्या होगा कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सिस्टम हो जाएगा और ये प्लेनर सिस्टम हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक सिस्टम हो जाएगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं,
तो इनको क्लासीफाई करना है कि जो गिवन कंपाउंड है वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। C6H4 क्या हो जाएगा, ये बेंजाइन हो गया। तो बेंजाइन कैसा होता है, एरोमेटिक ही होता है। ये बेंजाइन हो गया, तो ये कैसा है, एरोमेटिक है। ठीक है, कैसा है ये कंपाउंड, एरोमेटिक है। तो ये कुछ एग्जांपल से इनको हमें आइडेंटिफाई करना है कि एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। सबसे पहले C6H4 है ना, C6H4 क्या है कि ये है ना बेंजाइन है ना, ये बेंजाइन, और ये कैसा है, एरोमेटिक है। C6H4 प्लस 2 क्या होगा, ये हो गया C6H4 प्लस 2 हो गया, तो ये भी कैसा है, एरोमेटिक है, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोफिलाइज हो रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल कौन सा है, C6H6 माइनस 2। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, C6H6 माइनस 2 हो गए। इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 तो है ना पाई बॉन्ड से हो गए, और ये 2 नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल है ना 8 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, तो कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट है C4H4 माइनस 2, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, तो ये कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। एक है C4H4 प्लस 2, क्या है ये, C4H4 प्लस 2, तो इसमें क्या है कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है, तो ये भी एरोमेटिक हो गया। ये है C7H7 प्लस 1 है ना, क्या है इसका, C7H7 प्लस 1 है। इसमें क्या है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, तो ये भी एरोमेटिक हो गया। ये हो गया C5H7 हो गया, 4 5 6 7 1 2 3 4, हाँ C5H6 हो गया। तो ये कैसा है, इसमें ना जो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि ये पूरी रिंग पे डिलोकलाइजेशन नहीं हो पा रहा, तो ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। नेक्स्ट है ये 8 नंबर क्या है, C8H9 है ना, ये स्ट्रक्चर है C8H9 प्लस की, तो ये कैसा होमो एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें ये जो sp3 कार्बन रहेगा ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो जाएगा, तो ये कैसा होमो एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट है C8H8 माइनस 2, C8H8 माइनस 2 है ना। ठीक है, तो इसमें कितने हैं ना, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन है, तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है, C8H8 प्लस 2, C8H8 प्लस 2, तो इसमें क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन है ना पूरी रिंग पे, तो ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा ये भी। 11वां एग्जाम्पल कौन सा है, C8H6 माइनस 2। C8H6 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर है ना एक है ना ट्रिपल बॉन्ड है, CH8H6 माइनस 2, तो यहाँ पे टोटल अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट ये है C5H6 माइनस 1 है ना, C5H6 माइनस 1 है, तो ये कैसा हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन है, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट है ये C5H5 प्लस 1, तो ये C5H5 माइनस 1 होएगा, और ये होगा C5H5 प्लस 1। देखो C5H5, तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ना 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन है, तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट ये एग्जांपल है C6H5 माइनस 1, ये कैसा है, ये तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही नेगेटिव चार्ज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। ये है C6H5 प्लस 1 है, तो इसमें भी यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, और यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हो रहा है, तो ये भी कैसा है, एरोमेटिक है। तो इस प्रकार से हमें इन कंपाउंड्स को एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये कैसा है, एरोमेटिक है, ये भी कैसा है, एरोमेटिक है। यहाँ पे है ना 8 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहे हैं, तो ये एंटी एरोमेटिक है। इसमें है ना 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहे हैं, तो ये एरोमेटिक है। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहे हैं, तो ये कैसा है, एरोमेटिक है। और इसमें ना 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहा है, एरोमेटिक है। C5H6 में ना 4 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज, मतलब नॉन एरोमेटिक है, ये कंप्लीट डिलोकलाइजेशन भी नहीं है। ठीक है, इसमें होमोट्रोपोलियम कैटाइन है C8H9, तो ये कैसा है, होमो एरोमेटिक है, एक तरीके से होमो एरोमेटिक है। यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहे हैं, तो ये एरोमेटिक है। और यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहे हैं, तो ये एरोमेटिक है। इस वाले स्ट्रक्चर में 10 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहे हैं, तो ये एरोमेटिक है।
इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहे हैं तो एरोमेटिक है, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहे हैं तो ये एंटी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किस में है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। अब ये एनिलेशन इफेक्ट क्या होता है, ये लास्ट टॉपिक है जो एरोमेटिसिटी से रिलेटेड। इसके बाद में बहुत बड़ा ये लेक्चर बनाया, ऑलमोस्ट 1 आवर प्लस ये क्लास है। तो ये एनिलेशन इफेक्ट के साथ एरोमेटिसिटी का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फ्यूज्ड जो पॉलीसाइक्लिक सिस्टम होता है ना, उसमें क्या होता है कि सम रिंग्स गिव्स अप ए पार्ट ऑफ देयर एरोमेटिसिटी टू द एडजेसेंट रिंग, इट्स कॉल्ड एनिलेशन इफेक्ट। जैसे कि ये दो बेंजीन रिंग है ना, आपस में जुड़ी हुई है, तो ये अपना एरोमेटिसिटी का कुछ पार्ट इस वाली बेंजीन रिंग को दे देगी, है ना, तो यही क्या कहलाता है, एनिलेशन इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, दैट मीन्स डजंट गिव्स अ कंप्लीट एरोमेटिसिटी टू द एडजेसेंट रिंग, मतलब एडजेसेंट रिंग रहती है उसे कंप्लीट एरोमेटिसिटी नहीं देती है, कुछ पार्ट देती है। सिंस एनिलेशन इफेक्ट इज ए करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलीसाइक्लिक सिस्टम्स का करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ये कंपाउंड्स का। एज द पॉलीसाइक्लाइजेशन इंक्रीजेज, एनिलेशन इफेक्ट क्या होगा कि इंक्रीज होता जाएगा। सो बॉन्ड फिक्सेशन आल्सो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, मतलब एरोमेटिसिटी का कुछ पार्ट देगा, ठीक है, पूरा पार्ट नहीं देगा। फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होता है, सम रिंग्स गिव्स अ पार्ट ऑफ देयर एरोमेटिसिटी टू द एडजेसेंट रिंग को देती है, इट्स कॉल्ड एनिलेशन इफेक्ट। इट मीन्स दैट डजंट गिव्स अ कंप्लीट एरोमेटिसिटी टू द एडजेसेंट रिंग, मतलब एडजेसेंट जो रिंग होती है उससे कंप्लीट एरोमेटिसिटी नहीं देती है। ठीक है, सिंस एनिलेशन इफेक्ट क्या होता है, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स की, है ना। सो पॉलीसाइक्लाइजेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा, एनिलेशन उतना ही बढ़ेगा। और कुछ पार्ट एरोमेटिसिटी का देना है, क्योंकि एरोमेटिसिटी बढ़ने पे तो क्या होता है कि डिलोकलाइजेशन बढ़ता है तो बॉन्ड फिक्सेशन कम होता है, लेकिन एनिलेशन इफेक्ट होने पे क्या होता है कि कुछ एनिलेशन इफेक्ट इंक्रीज होने का मतलब हो रहा है कि कुछ ही जितना कम पार्ट अपना एरोमेटिसिटी का देगा ना, उतना ही ज़्यादा एनिलेशन इफेक्ट रहेगा, और एनिलेशन इफेक्ट जितना ज़्यादा रहेगा ना, उतना ही बॉन्ड फिक्सेशन इंक्रीज होएगा। ठीक है, अब जैसे ये बेंजीन है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी 36 किलो कैलोरी पर मोल होती है, एंड नेफ्थलीन की 61 और एंथ्रासिन की 84 होती है। पर रिंग देखा जाए तो 36 61 डिवाइडेड बाई 2 तो 30.5 हो गया, और 84 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 28 हो गया ना। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी, पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी। तो देखो पॉलीसाइक्लाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, मतलब एनिलेशन इंक्रीज हो रहा है, मतलब बॉन्ड फिक्सेशन इंक्रीज हो रहा है। तो ठीक है, यूनिफॉर्म है ना, डीलोकलाइजेशन डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो यूनिफॉर्म डीलोकलाइज, बॉन्ड फिक्सेशन का मतलब हो गया कि जो यूनिफॉर्म डीलोकलाइजेशन है ना, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। सो पर रिंग जो रेजोनेंस एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जैसे यहाँ पे 36 थी पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी 36 किलो कैलोरी पर मोल थी, यहाँ पे 30.5 किलो कैलोरी पर मोल है, और इस वाले में 28 किलो कैलोरी पर मोल ही रही है एंथ्रासिन में। अब अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। ठीक है, H प्लस देने के बाद में इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब इस नेगेटिव चार्ज का स्टेबलाइजेशन, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाने पे ना पॉलीसाइक्लाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ साइकिल बढ़ रहा है, तो रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग क्या हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। तो जो एरोमेटिसिटी सबसे ज़्यादा पर रिंग किसके होगी, इस वाले जो नेगेटिव चार्ज का है ना, सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजेशन होएगा, तो HA सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा, फिर H भी रहेगा, एंड देन SC रहेगा। ठीक है, मतलब अगर है ना एनिलेशन इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो मतलब बॉन्ड फिक्सेशन इंक्रीज हो रहा है ना, लेफ्ट टू राइट जाने पे, मतलब रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग तो डिक्रीज हो रही है। तो इस वाले में क्या है कि यहाँ पे ये एलाइल करेक्टर के कारण स्टेबलाइज है ज़्यादा। ठीक है, और अगर इस वाले कंडीशन में देखें तो ये 2 डिग्री कार्बेनाइन रह गया। ठीक है, तो बिकॉज ड्यू टू एनिलेशन एरोमेटिक रिंग gives only a part of a aromaticity, aromatic ring है ना, बेंजीन रिंग give part of a aromaticity to the adjacent ring। एनिलेशन इफेक्ट के कारण क्या होगा कि ये बेंजीन रिंग है ना, कुछ अपना पार्ट ही है ना, इस रिंग को है ना एज ए एरोमेटिसिटी देगी। तो ओवरऑल देखा जाएगा ना, तो यहाँ पे कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी है ना, लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज हो रही है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक 1 नंबर रहेगा, फिर 2 नंबर, एंड देन 3 नंबर। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। जैसे यहाँ से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटा, क्लोरीन है ना नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा, लास्ट में इधर पॉजिटिव चार्ज बचेगा। ठीक है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज बचेगा। ठीक है, देखो क्लोरीन निकलने के बाद में ये स्ट्रक्चर बनी। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होएगा, इधर से भी ये इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होएगा। ओवरऑल इस पे तो क्या करेगा कि ये जो पूरा पायरिडीन है ना, इस कार्बोकेटाइन के लिए विड्रॉइंग इफेक्ट लगेगा। तो सबसे जो लीस्ट
स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी ना, सबसे लीस्ट तो है ना 3 नंबर रहेगा, है ना। सबसे लीस्ट स्टेबल तो कौन सा रहेगा, 3 नंबर कार्बोकेटाइन लीस्ट स्टेबल रहेगा। अब यहाँ पे लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन देने वाला ऑक्सीजन है, तो ये कम देगा कंपेरेटिव टू नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल कार्बोकेटाइन 2 नंबर रहेगा, फिर 1 नंबर रहेगा। अब यहाँ पे है ना, जो जितना ज्यादा है ना कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा अनस्टेबल रहेगा ना, उसका कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की जो डिसोसिएशन एनर्जी है ना, उतनी ही ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पे सबसे अनस्टेबल ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप काम कर रहा है इसका ना, पायरिडीन रिंग का। तो उतना ही है ना, मतलब ये अनस्टेबल बन रहा है ना कार्बोकेटाइन, तो वो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है ना उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो सबसे ज्यादा कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है ना 3 नंबर में स्ट्रॉन्ग रहेगा, फिर 1 नंबर में, और सबसे लीस्ट है ना 2 नंबर में स्टेबल रहेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट ये बॉन्ड क्लीवेज है, तो ये नेक्स्ट क्लास में आप देख लेना। बॉन्ड क्लीवेज वाला 2 टाइप्स का होता है, ये हल्का सा नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। फिर उसके बाद में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट की कुछ जो नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है ना, वो डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद में एनसीईआरटी के कुछ 12th के चैप्टर से डिस्कस करेंगे एक बार, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास, एंड होप सो आपको ये जो एरोमेटिसिटी का ये लेक्चर पसंद आए। काफ़ी लंबा लेक्चर है, सो थैंक यू सो मच।